आज से आपके जो सेकंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, इसकी श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इससे पहले कि आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी क्लासेस अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किए हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप पुरानी जो क्लासेस हैं उन्हें अटेंड कर लीजिए ताकि परीक्षाओं के लिए आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। और आज की इस क्लास में आपके लिए जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो हम लेकर आ चुके हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो नए भाई बहन है वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दें ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस क्लास का जो सबसे पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। बाल अधिकार पर एक टिप्पणी आपको लिखना है, ठीक है। जो बाल अधिकार होते हैं, बच्चों को जो अधिकार होते हैं, इन पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। किस तरह से लिखना है ये भी आगे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। चाइल्ड राइट्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चाइल्ड राइट्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह चाइल्ड राइट्स है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल की लिंक और व्हाट्सएप चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहां से आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो बात कर लेते हैं आपके बाल अधिकार की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा में 10 दिसंबर सन 1950 को की सभी देशों को याद दिलाया कि प्रत्येक बाल बालिका को जो शिक्षा है वो प्राप्त करने का अधिकार, तो शिक्षा को प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा को प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क रखा जाएगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर सन 1989, ठीक है, कितना होगा यहाँ 1989 होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 1989 को की थी। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। इसके अलावा भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर सन 1992 को अपनाया यानी कि अंगीकृत किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित बालकों के अधिकार संबंधी बिंदु जो है वो निम्न प्रकार से हैं, ठीक है। किस तरह से हैं यहाँ पर आपको बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के संबंध में क्या क्या घोषणाएं की, उसके बिंदु यहाँ पर बताए गए। प्रत्येक बालक को जन्म लेने से ही राष्ट्रीयता का अधिकार प्राप्त है। कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसी समय उसे जो राष्ट्रीयता है वो मिल जाती है, ठीक है, उस देश की जिस देश में वह जन्म लेता है या उस देश की जिस देश के उसके माता पिता होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद आपका अगला यहाँ पर पॉइंट बताया गया, अगला पॉइंट में बताया गया है कि बिना किसी प्रजाति, रंग, लिंग, धर्म और राष्ट्रीय भेदभाव के सभी बालकों को उक्त घोषणा पत्र में अंकित अधिकारों का उपयोग करने का पूरा अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट बताया गया उनको उन सभी विशेष संरक्षणों, अवसरों और सुविधाओं को पाने का अधिकार है जो उन्हें स्वाधीनता और सम्मान में एक स्वस्थ और सामान्य ढंग से विकसित होने में समर्थ बनाए, ठीक है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है यहाँ पर बताया गया कि उनमें यानी कि बच्चों में से प्रत्येक को ये अधिकार है कि उसका एक नाम हो और उसकी एक राष्ट्रीयता भी हो, यानी कि बच्चे का एक नाम भी हो और बच्चे की कोई ना कोई राष्ट्रीयता भी हो, जैसे कि हम यहाँ पर भारत के नागरिक हैं। अगला पॉइंट इसमें बताया गया कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा पाने का पूरा अधिकार है और जिसमें पर्याप्त पोषण, आवास और चिकित्सा सेवाएं भी शामिल की गई। यदि वे बाधित अथवा अपंग है, यानी कि कोई बच्चा बाधित है, जिसकी दृष्टि बाधित है, दिखने में असमर्थ है या अपंग है, चलने में असमर्थ है, ठीक है, तो उन्हें विशेष चिकित्सा, शिक्षा और खेल देखभाल पाने का भी पूरा यहाँ पर अधिकार दिया गया। ये सारे के सारे बाल संरक्षण के पॉइंट हैं। इसके बाद आपका अगला पॉइंट बताया गया उन्हें प्रेम, सद्भाव, प्यार और सुरक्षा के वातावरण को यथासंभव अपने माता पिता की देखभाल और जिम्मेदारी में पाने का भी पूरा अधिकार है, यानी कि उनके माता पिता उन्हें पूरी देखभाल करें और उनकी पूरी जिम्मेदारी रखें, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट बताया गया 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को उनके द्वारा अपराध करने पर आर्थिक दंड या कारावास की सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। कैसी सजा नहीं दी जाएगी? आर्थिक दंड या कारावास की सजा नहीं दी जाएगी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। इसीलिए जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं यदि वो किसी भी ऐसे कार्य में संलिप्त पाए जाते हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है तो उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, ठीक है। कहाँ भेज दिया जाता है? बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, जेलों में नहीं डाला जाता, ये आपको याद रखना है। राज्य कल्याणकारी संस्थाओं और निकायों को बालकों के बारे में कोई व्यवहार करना पड़े तो उन्हें सर्वप्रथम बालकों के हितों को ध्यान में रखना होगा। यदि बच्चों के बारे में आपको कुछ सोचना है, कुछ भी काम करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको बच्चों के बारे में सोचना होगा। अगला सब यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया है प्रत्येक राज्य को बालकों के जीवन की सुरक्षा, उनके विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी कदम भी उठाने चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया, ठीक है। अभी यहाँ पर आगे क्या बताया गया देखिए, बाल कैदियों को युवा कैदियों से सदैव अलग रखा जाएगा, साथ ही उनके साथ क्रूरतापूर्ण और शारीरिक कष्ट देने वाला व्यवहार बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। उनके साथ क्या होगा? क्रूरतापूर्ण व्यवहार और शारीरिक कष्ट देने वाला व्यवहार, इनके साथ मारपीट वगैरह नहीं की जाएगी। अगला पॉइंट बताया उन्हें निःशुल्क शिक्षा, मनोरंजन और उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करने के लिए समान अवसर पाने का भी उन्हें पूरा अधिकार है। उन्हें निःशुल्क शिक्षा का भी अधिकार है, मनोरंजन का भी, व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करने के लिए भी समान अवसर पाने का अधिकार है उन्हें।
अगला पॉइंट, विपत्ति काल में उन्हें तुरंत सुरक्षा और राहत पाने का भी अधिकार है। कोई विपत्ति काल आता है, ठीक है, उसमें भी उन्हें तुरंत सुरक्षा देने का भी अधिकार किया गया। अगला पॉइंट, उन्हें सभी रूपों में बहिष्कार, क्रूरता और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा पाने का पूरा अधिकार है। अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि उन्हें किसी भी प्रकार के प्रजातीय, धार्मिक और अन्य प्रकार के भेदभाव से सुरक्षा पाने और शांति, विश्व बंधुत्व की एक भावना में पाले पोसे जाने का भी पूरा इन्हें अधिकार दिया गया। तो ये सारे के सारे क्या बाल संरक्षण के अधिकार हैं जो कि यहाँ पर बताए गए, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल पा रहा होगा। अगला प्रश्न संख्या 2 है। इसमें आपसे पूछे जा रहा है कि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, ठीक है। आप बहुत समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009 क्या है, राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है, 2009 में आया था। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की एक लंबी कहानी है, ये कहानी आपको बताएंगे। प्रारंभ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में घोषणा की गई थी। पहले अनुच्छेद जो 45 था उसमें घोषणा की गई थी कि राज्य जो है संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबंध करने का प्रयास करेगा, ठीक है। राज्य क्या करेगा, जो 10 वर्ष की कालावधि के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक, ठीक है, जब कोई बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष हो चुकी है, ठीक है, 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, अनिवार्य रूप से शिक्षा देने के लिए प्रबंध किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर और भी आगे बताया गया, और तभी से राज्यों ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास शुरू कर दिया। इसके बाद आगे चलकर 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, और इस संविधान संशोधन के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जो इस प्रकार से, अब 21 का में क्या है वो यहाँ पर देखिएगा। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपलब्ध करेगा, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो राज्य है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा देगी, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। और इसी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 4 में वर्णित मूल कर्तव्यों में एक नया मूल कर्तव्य 51टा, ठीक है, 51टा जोड़ा गया, जो इस प्रकार है। माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या बाल प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, यानी कि माता पिता भी इसमें पूरा सहयोग करेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आगे बताया गया कि आगे चलकर 2009 में बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 पास किया गया। इसे संक्षेप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट RT 2009 कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की फ्री शिक्षा प्राप्त करने का अब मूल अधिकार है। बच्चों को कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है, ठीक है। सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से इसे कानून के रूप में भी लागू कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति 6 से 14 वर्ष के बच्चे को सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। इसके साथ आगे यहाँ पर अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा के गुण और दोष बताइए। जो ब्रिटिश काल में शिक्षा थी पद्धति, उसके गुण और दोष यहाँ पर बताना है, मेरिट एंड डीमेरिट्स। तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा पद्धति के गुण आप सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए। ब्रिटिश कालीन शिक्षा से भारतीयों का पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान से संपर्क स्थापित हुआ। जो विज्ञान ज़्यादातर स्थापित हुआ वो यहाँ पर ब्रिटिश कालीन शिक्षा के द्वारा ही स्थापित हुआ, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के द्वारा भारतीय साहित्य और संस्कृति में नव जागृति और नव चेतना का विकास हुआ। नई जागृति हुई, नव चेतना का विकास हुआ, ठीक है, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के द्वारा। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा के द्वारा भारतीय ललित कलाओं का पुनरुत्थान हुआ, ठीक है, उनमें कलाओं का पुनरुत्थान हुआ, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट बताया गया भारतीयों का पुनर्जागरण ब्रिटिश कालीन शिक्षा से ही संभव हो सका, पुनर्जागरण, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट बताया गया आज शिक्षा के प्रसार से जीवन साधन ब्रिटिश कालीन शिक्षा की ही देन है। आज शिक्षा प्रसार के नवीन जो साधन हैं, जो नए नए साधन आ रहे हैं, वो ब्रिटिश कालीन शिक्षा की ही देन है। अगला पॉइंट बताया गया ब्रिटिश कालीन शिक्षा से ही भारत में नव जागरण का प्रारंभ हुआ। क्या? नव जागरण, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ बताया गया कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा से ही भारतीय समाज का आधुनिकीकरण, ठीक है, इस आधुनिकीकरण स्टार्ट हुआ। किससे? ब्रिटिश कालीन शिक्षा से, मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण, ठीक। इसके साथ ही ब्रिटिश कालीन शिक्षा के कुछ दोष भी थे, कुछ दोष यहाँ पर बताए गए, ठीक है। डीमेरिट्स ऑफ ब्रिटिश एरा एजुकेशन। पहला दोष यहाँ बताया गया ब्रिटिश कालीन शिक्षा पद्धति भारतीय वातावरण के अनुकूल नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट बताया गया कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भारतीय विशेषताओं को समाप्त करना था। जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा दी जाती थी उसमें भारतीय विशेषताओं को समाप्त किया जा रहा था कहीं ना कहीं। इसके बाद तीसरा पॉइंट बताया गया कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजी कार्यालय में कार्य करने के लिए लिपिक बनाना था। जो मुख्य उद्देश्य था
अंग्रेजी शिक्षा का या ब्रिटिशकालीन शिक्षा का उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो भारतीय लोग थे उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए कि जो अंग्रेजी ऑफिस थे, ठीक है, अंग्रेजों के जो ऑफिस हुआ तो करते थे उन्हें उन ऑफिसों में केवल लिपिक बनाया जाए, ठीक है, या चपरासी कह सकते हैं आप, लिपिक बनाया जाए उन्हें। इसके अलावा अगला पॉइंट होता है कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होने के कारण भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया था। जब उस समय शिक्षा दी जाती थी तो अंग्रेजी माध्यम होता था, अंग्रेजी भाषा में जो लैंग्वेज क्या थी, अंग्रेजी थी, अंग्रेजी लैंग्वेज में जो एजुकेशन थी वो दी जाती थी। इसके अलावा अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया, पॉइंट नंबर 5, इस शिक्षा पद्धति ने हिंदू धर्म की हमेशा उपेक्षा की। कैसे क्या की? हमेशा उपेक्षा की। और इस शिक्षा पद्धति में भारतीयों के लिए धर्म की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ये जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी, ठीक है, ये ब्रिटिशकालीन शिक्षा पद्धति थी, इस शिक्षा पद्धति में भारतीयों के लिए धर्म की शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, ठीक है, कि रिलीजन से रिलेटेड कोई एजुकेशन नहीं दी जाती थी, ठीक है। इसके अलावा आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रिटिशकालीन शिक्षा की उपर्युक्त व्यवस्था का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि ब्रिटिश शिक्षा पद्धति के जहाँ एक और अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव हुए, वहीं दूसरी ओर कई दृष्टियों से दोषपूर्ण सिद्ध हुई। ब्रिटिशकालीन शिक्षा भारत में एक स्वस्थ भारतीय संस्कृति और धर्म का विकास करने में असफल रही और इसके द्वारा शिक्षित भारतीय आज भी अंग्रेजी सभ्यता के रंग में रंगे हुए हैं। और इस ब्रिटिश सभ्यता के द्वारा जो शिक्षित हुए वो भारतीय आज भी क्या है, अंग्रेजी सभ्यता के रंग में रंग चुके हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर बताया गया, आगे क्या बताया गया, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार अंग्रेजों ने भारत में एक नवीन वर्ग का निर्माण करना चाहा। ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग था जो जनसाधारण से पृथक अपने स्वयं के संसार में रहता था और अपने शासक की कृपा प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था, ठीक है। शासक क्या, जो अंग्रेज थे, ठीक है, शासक की यानी कि अंग्रेजों की कृपा प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयास करता रहता था। इसी में A.N. बसु ने भी यहाँ पर कहा कि ब्रिटिशकालीन शिक्षा देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा क्रम विकसित करने में सदैव असफल रही है, ठीक है। ये ब्रिटिशकालीन शिक्षा के बारे में A.N. बसु के विचार हैं। इसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 4, ब्रिटिशकालीन शिक्षा की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो सन 1857 से लेकर 1947 तक भारत में ब्रिटिश शासन रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान अनेक राजनीतिक और आर्थिक कारणों से भारतीय शिक्षा में अनेक युगांतर परिवर्तन आए। ब्रिटिशकालीन शिक्षा की अपनी कुछ विशेषताएं थीं जिनका विवरण निम्नलिखित है। इसमें क्या क्या बताया गया है, ठीक है, क्या क्या परिवर्तन है इनका विवरण होता है। शिक्षा संस्थाएं, ब्रिटिश काल में संपूर्ण शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के 3 स्तरों में व्यक्त किया गया था। तो जो ब्रिटिश काल में शिक्षा दी जाती थी उसके 3 स्तर थे, प्राथमिक, माध्यमिक और हायर एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी स्कूलों में दी जाती थी, माध्यमिक शिक्षा मिडिल स्कूलों में, हाई स्कूलों और इंटरमीडिएट कॉलेजों में दी जाती थी। उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्थापित किए गए थे। इसके अलावा आपका कोर्सेज के बारे में बताया गया पाठ्यक्रम। ब्रिटिश काल में इतिहास, भूगोल, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विषय, कृषि आदि सामान्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन प्रमुख स्थान यूरोपियन साहित्य और विज्ञान को प्राप्त था, ठीक है। छोटी कक्षाओं में शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से दी जाती थी। माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से दी जाती थी। जो हायर एजुकेशन क्लासेस होती थी, ठीक है, जिसकी आपका 11th 12th हो गया, कक्षा 11-12 या कक्षा 11-12 से ऊपर जो UG या PG कोर्स हो गए, उनमें जो शिक्षा का माध्यम होता था, जो मीडियम होता था, वो अंग्रेजी था, ठीक है। अंग्रेजी में ही आपको पढ़ाई करना होती थी। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर बताया गया शिक्षण विधि क्या थी। ब्रिटिश काल में प्राचीन काल और मध्यकाल की तरह से ये अधिकांशतः व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता था, यानी कि व्याख्याएं दी जाती थी। विज्ञान विषयों की शिक्षा के लिए प्रयोगात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी थी, यानी कि जो विज्ञान साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाना थे तो उनमें प्रैक्टिकल के रूप में उन्हें समझाया जाता था। परीक्षा प्रणाली कैसी थी? ब्रिटिश काल में मौखिक, लिखित और क्रियात्मक परीक्षा के द्वारा छात्रों के शैक्षिक विकास का मापन किया जाता था। विभिन्न विषयों में छात्रों के ज्ञान को अंकों की सहायता से अभिव्यक्त किया जाता था। छात्रों को उत्तीर्ण, उत्तीर्ण तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी देने का रिवाज भी ब्रिटिश काल से ही स्टार्ट हो चुका था। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 5, अध्यापक प्रशिक्षण क्या था। ब्रिटिश काल में अध्यापकों को औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करना भी प्रारंभ किया गया। प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के अध्यापकों के लिए क्या किया गया? अध्यापकों को नवीन शिक्षण विधियां, विद्यालय प्रशासन और शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान कराकर उन्हें शिक्षण कला में पारंगत किया जाता था, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 बताया गया गुरु शिष्य संबंध। ब्रिटिश काल में गुरु शिष्य संबंध मात्र औपचारिक रह गए थे। प्राचीन तथा मध्यकाल की स्नेहपूर्ण घनिष्ठता लगभग समाप्त हो गई थी। यद्यपि शिष्य अपने गुरुओं का सम्मान करते थे और गुरु भी अपने ज्ञान के द्वारा शिष्यों को आकर्षित करते थे, इस युग में भी, ठीक है। कब? ब्रिटिश काल में। अगला पॉइंट बताया गया व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में बारे में। ब्रिटिश काल के दौरान व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का विधिवत शिक्षण कार्य आरंभ हुआ। कृषि कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और टेक्निकल शिक्षा संस्थाएं आदि स्थापित की गई। मिडिल और हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में भी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आगे बताया गया कि स्त्री शिक्षा के बारे में, जो महिला शिक्षा थी। ब्रिटिश काल में शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में स्त्री शिक्षा में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई, स्त्री शिक्षा अपेक्षित ही बनी रही। लेकिन बाद के वर्षों में स्त्री शिक्षा के लिए प्रयत्न किए गए। स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कन्या विद्यालयों की स्थापना भी की गई, यानी कि गर्ल्स स्कूल्स की स्थापना की गई।
अगला पॉइंट है बताया गया परीक्षा प्रणाली कैसी थी। ब्रिटिशकालीन शिक्षा में औपचारिक परीक्षा प्रणाली का आरंभ हुआ। लिखित, मौखिक और क्रियात्मक परीक्षा के द्वारा छात्रों के शैक्षिक विकास का मापन होता था। छात्रों के विभिन्न विषयों के ज्ञान को अंकों के द्वारा व्यक्त किया जाता था। इसके अलावा छात्रों को उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण और प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी देने का भी जो नियम है ब्रिटिश काल में ही स्टार्ट किया गया। तो ये सारी की सारी क्या है ब्रिटिशकालीन शिक्षा की विशेषताएं आपको बताई गई। और इसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए यहाँ पर स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है, कब से स्वतंत्रता से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या थी। जो स्वतंत्रता प्राप्ति मिली सन 1947 में भारतीयों को, ठीक है, उससे पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो स्थिति है वो यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। तो इसके बारे में हमें बताना है। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा थी, ठीक है, यहाँ पर जो आपकी प्राइमरी लेवल से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती थी उसकी स्थिति क्या थी स्वतंत्रता से पहले, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व जो प्राथमिक शिक्षा थी आपकी कैसी, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। अपना जो इंडिया जब आजाद नहीं होता तो उससे पहले जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसकी स्थिति यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। तो यही आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष पूर्व मैकाले की शिक्षा नीति की चाशनी से युक्त भारत में शैक्षिक ढांचा व्यवस्था प्रचलित हो रही, जो भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन 1882-83 की पृष्ठभूमि पर आधारित रही, जिसका उद्देश्य भारतीयों को भारतीय संस्कृति से विमुख करना था। इसका उद्देश्य क्या था, भारतीयों को भारतीय संस्कृति से अलग करना, अंग्रेजों के प्रति दासत्व भाव करना, यानी कि दास की तरह यहाँ पर ट्रीट करना अंग्रेजों को। इसके अलावा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखना और हाथ के कार्य की उपेक्षा करके मानसिक रूप से अंग्रेजी के प्रति समर्पित युवकों को पैदा करना था, जिसका महात्मा गांधी, एनी बेसेंट सहित अन्य भारतीयों के द्वारा जोरदार विरोध होता रहा। इसके बाद इसमें आगे बताया गया है कि इस विरोध के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा के एक प्रस्ताव पर विचार किए जाने का निर्णय हुआ। इस पर भी सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता कतिपय अवधारणाओं को लेकर एकमत नहीं हो पा रहे थे। फिर भी कुछ उभयनिष्ठ सिद्धांतों को लेकर मध्य मार्ग को अपनाकर शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण निम्नलिखित सिद्धांतों पर सन 1905 में किया गया, ठीक है। किस तरह से किया गया ये आपको यहाँ पर अब देखना है। स्वदेश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा के प्रबंधन पाठ्यक्रम निर्धारण में भारतीयों का नियंत्रण होना चाहिए। अंग्रेजों के प्रति दास्य भाव का उन्मूलन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें रखी गई। इसमें क्या क्या थे पॉइंट आप देख लीजिए। यहाँ पर आगे कहा गया कि विज्ञान और पाश्चात्य ज्ञान का अध्ययन किया जाना चाहिए। व्यावसायिक कार्य अनुभव की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। परंतु इस अवधि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, जिससे सभी नेता वंग भंग के विरोध में लग गए और शिक्षा की नीति लागू होने में शिथिलता आ गई। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, बोर्ड के घोषणा पत्र में क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना हेतु क्या सुझाव दिए गए, ठीक है। जो बोर्ड का घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र में क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना हेतु क्या क्या सुझाव दिए गए ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि घोषणा पत्र में संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया और ये कहा गया कि जिस प्रकार ऊंचाई पर जाने के लिए हम एक एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं, उसी प्रकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध विद्यालयों की आवश्यकता है और विद्यालयों का क्रम निम्न प्रकार से निश्चित किया गया। सबसे पहले यहाँ पर विश्वविद्यालय, उसके बाद कॉलेज, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और फिर आए आपके प्राइमरी स्कूल, ठीक है। इसके बाद इस तरह से ये जो क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना हेतु ये सुझाव दिए गए। इसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पर रखा है कि बोर्ड के घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए गए थे। जो बोर्ड का घोषणा पत्र आया था इस घोषणा पत्र में जो प्राइमरी स्कूल शिक्षा थी, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, इसके लिए क्या सुझाव दिए गए थे। तो घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संकेत ये था कि अब सरकार सामान्य जनता की शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दे। इसलिए घोषणा पत्र में ये उल्लेख है कि व्यक्तिगत शिक्षा संस्थाओं को सरकारी अनुदान देकर हमें आशा है कि सरकार को शिक्षा प्रसार के लिए अनेक उदार व्यक्तियों से सहायता मिलेगी। धनी वर्ग अपने शिक्षा भार को स्वयं वहन करें। अब हमारा ध्यान विशेषतः मध्यम तथा साधारण वर्ग की शिक्षा हेतु उपयुक्त स्कूलों की स्थापना तथा देसी पाठशालाओं के प्रोत्साहन की तरफ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आगे कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य और रूप हो। इस विषय में घोषणा पत्र में कहा गया कि उच्च शिक्षा के समान ही प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य यूरोप के ज्ञान का प्रसार करना है। केवल अंतर यह होगा कि प्राथमिक शिक्षा स्तर पर यह ज्ञान साधारण स्तर का होगा और भारत स्थानीय भाषाओं के माध्यम से इसे प्रसारित किया जाएगा। ये बोर्ड के घोषणा पत्र में सारी चीजें प्राथमिक शिक्षा के विषय में कही गई। इसके बाद अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के घोषणा पत्र में माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए गए। जो बोर्ड का घोषणा पत्र था उसमें माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए गए। तो माध्यमिक शिक्षा के संबंध में यद्यपि घोषणा पत्र में प्रत्यक्ष रूप से कोई सुझाव नहीं मिलता है, परंतु माध्यमिक शिक्षा के प्रोत्साहन का स्पष्ट संकेत तो है ही। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय उच्च कला, विज्ञान, इसके अलावा यूरोपीय साहित्य, संक्षेप में यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना निश्चित किया गया। शिक्षा के दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति माध्यमिक स्कूलों द्वारा की गई, जिनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। अतः कहा जा सकता है कि घोषणा पत्र की सिफारिशें माध्यमिक शिक्षा की वृद्धि के लिए सहायक सिद्ध हुई।
इसके बाद आपसे अगला सवाल ये पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बताइए बोर्ड के घोषणा पत्र में विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव देगा। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है या यूजीपीजी जिसमें आप हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी एजुकेशन के संबंध में क्या सुझाव दिए गए। भारतीयों के उदार शिक्षा का तीव्र गति से प्रसार और भारतीय उद्योग विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य ज्ञान में अधिक रुचि और सिद्धहस्तता प्राप्त हुई। ठीक है, क्या हुआ, भारतीयों में उदार शिक्षा का तीव्र गति से प्रसार और भारतीय विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य ज्ञान में अधिक रुचि हुई स्टार्ट होने लगी। और इसके अलावा ये देखकर यह समझा जाने लगा कि भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना का ये उपयुक्त अवसर था। घोषणा पत्र में इस संबंध में सिफारिश की गई कि भारत में विश्वविद्यालयों को जो कला और ज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निपुणता प्राप्त विद्यालयों को डिग्रियां प्रदान करके उदार शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे और इसे स्थापित किया जाए। ठीक है, आगे इसमें बताया गया कि विश्वविद्यालयों का कार्य संबंधित कॉलेजों के विद्यालयों की परीक्षा लेना होगा। परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान की जाएगी। परीक्षा और डिग्री प्रदान करने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय को प्रोफेसरों की विभिन्न विषयों की नियुक्ति जैसे कानून, सिविल इंजीनियरिंग, देसी भाषा, संस्कृत, अरबी और फारसी में ज्ञान प्रदान करने के लिए व्याख्यान देने के उद्देश्य से कुछ प्रोफेसरों की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला अंतिम सवाल, इस क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, आप ध्यान दीजिएगा। बोर्ड के घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा जो महिला एजुकेशन है उसके बारे में क्या सुझाव दिए गए। तो घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए किए गए प्रयत्नों की सराहना की गई। स्त्री शिक्षा के लिए सरकारी सहायता के बारे में सुझाव दिया गया कि स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के दिशा में जो प्रयत्न किए जा रहे हैं उनके लिए हम अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट किए बिना नहीं रह सकते हैं। हम गवर्नर जनरल की इस घोषणा से कि भारत में स्त्री शिक्षा को लेकर सरकार द्वारा स्पष्ट और मैत्रीपूर्ण सहायता मिलनी चाहिए, हृदय से अपनी सहमति प्रकट करते हैं। घोषणा पत्र में ये भी सिफारिश की गई कि अनुदान प्रथा स्त्री शिक्षा में भी लागू की जाए। जो अनुदान प्रथा है वो स्त्री शिक्षा में भी लागू की जाए। तो बोर्ड के घोषणा पत्र में ये जो सारी चीजें हैं ये महिला शिक्षा के बारे में सुझाव दिए गए। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डीएलएड की और भी क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे की क्लासेस कल आपको मिलेंगी। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।